बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रोज़े वगैरह सही जा रहे होंगे आप लोगों के। आज जो मैं बिस्मिल्लाह करने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स है। मैंने माशाल्लाह से मैं अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ एंड उसके अलावा बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ाता हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स मुझे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइव सब्जेक्ट है, मतलब जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में मालूमात सबको होनी चाहिए। चाहे आप ओ लेवल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे आप ए लेवल्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या कोई भी डिग्री अवेल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज है वो आपको बहुत सारी चीजें समझने में मदद देती है। एक छोटा सवाल पैदा होता है, ये इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होगा। इस इकोनॉमिक्स के पढ़ने से आपको डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, माशी इश्यूज जो होते हैं वो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती है वो, उनको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है, उनको टैकल करने में बड़ी आसानी हो जाती है। एक छोटा सवाल पैदा होता है, वो ये पैदा होता है कि जो कोकोला है, आप कोकोला की एक आम बोतल लेते हैं तो वो कितने की पड़ेगी? 30 रुपीज की, 40 रुपीज की, इन शॉर्ट $1 की पड़ेगी, अगर डॉलर में कंपेयर करें। लेकिन इसके अगेंस्ट वही कोकोला की बोतल जब एक एस्ट्रोनेट के लिए बनाई जाती है, एक खला में जाने वाले बंदे के लिए बनाई जाती है, तो वही केन आप लोगों को मिलेगा $1250 का। ऐसा क्यों है? ये इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। एक हारी है, एक फार्मर है, वो जमीन पे हल चलाता है, वो जमीन पे मेहनत करता है, पूरा पूरा दिन मेहनत करता है। उसके अगेंस्ट एक बैंकर है या उसके अगेंस्ट एक फुटबॉलर है, वो खाली एक मैच खेलता है, उसकी एक मैच की अर्निंग, जो 3 घंटे का, 4 घंटे का एक मैच होगा, उसकी एक मैच की अर्निंग उस फार्मर के पूरे साल की अर्निंग से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या इश्यूज है, इसके पीछे क्या मेन रीजंस है, ये हमें इकोनॉमिक्स से पढ़ के पता लगेंगे। इसी तरीके से इसी तरीके से डिफरेंट इश्यूज होते हैं। दुनिया में जो फास्टेस्ट कार है, जो एक्सपेंसिव कार है, वो बुगाटी है। $2.57 मिलियन की है वो। तो वो इतनी महंगी क्यों है? ठीक है ना। इसके अगेंस्ट एक डायमंड, डायमंड नॉन एसेंशियल है। डायमंड के बगैर आप जिंदा रह सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक नॉन एसेंशियल चीज, डायमंड क्या एक नॉन एसेंशियल चीज है, वो इतनी महंगी क्यों है? जबकि वाटर जो एक एसेंशियल चीज है, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते आप लोग। पानी के बारे में आता है कि हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी से बनी। अगर हम 3 दिन तक पानी नहीं पिए, खाना भी नहीं खाए और 3 दिन तक पानी भी नहीं पिए, तो जिंदा रहना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बताने का मेरा मकसद है कि पानी एक एसेंशियल चीज है, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है ना। लेकिन उसके अगेंस्ट डायमंड जो है वो इतना ज्यादा महंगा है। ऐसा क्यों है? तो इस तरह के डिफरेंट इश्यूज आपको डेली फेस कर रहे होंगे, डेली आपको सामने आ रहे होंगे कि जो लीमू है, रमजान से पहले वो कितने रुपए किलो चल रहा था? 80 रुपए किलो। अभी कितने रुपए किलो चल रहा है? 320 रुपए किलो। इसके पीछे क्या रीजन है? मिल्क, दूध। आज से पहले जब कोरोना वायरस नहीं था, यही दूध मार्केट में कितने का मिलता था? 100 रुपीज किलो मिलता था। अब कोरोना वायरस आने की वजह से ये 70 रुपीज के जी का हो गया। इसके पीछे क्या रीजन है? ऑयल, पेट्रोल, ये क्यों सस्ता हो रहा है? ये क्यों महंगा होता है? डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले डॉलर आपका 108 पर था, यानी $1 108 के बराबर था। आज डॉलर जो है आपके पास जो है वो 161 के बराबर है। सो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं, ये सारा हमें इकोनॉमिक्स से पढ़ के पता लगेगा। तो मैं इन शॉर्ट कहूंगा, इकोनॉमिक्स एक लाइफ सब्जेक्ट है, एक बिहेवियरल सब्जेक्ट है। मतलब इससे आपको पढ़ने से बड़ा फायदा होगा, मतलब चीजों के बारे में पता लगेगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो अपने अंदर एक पैशन क्रिएट करें, एक इंटरेस्ट क्रिएट करें, और ये नहीं सोचें कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है। बेटा मुश्किल उनके लिए जिनके अंदर जज्बा नहीं है, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है। जिन बंदों के अंदर पैशन है, भले उन्हें कुछ भी नहीं आता, अंग्रेजी भी उनकी हल्की फुल्की है, उनके लिए भी सबसे आसान सब्जेक्ट है। आप लोगों में इंटरेस्ट होना चाहिए, आप लोगों में पैशन होना चाहिए, आपके लिए ये सब्जेक्ट आसान। तो आइए हम गो थ्रू करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, हम ओ लेवल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इसका कोड है 2281, 2281। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ओ लेवल इकोनॉमिक्स। IGCSE और ओ लेवल इकोनॉमिक्स दोनों सेम है।
पेपर भी दोनों का सेम ही आता है, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले गो थ्रू करते हैं सिलेबस के ऊपर कि आपका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो किस तरह डिवाइडेड है, कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो पहली क्लास तो हमारी इसी के ऊपर होगी। कल इंशाल्लाह बकायदा फिर हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि एक वीक में कम से कम 4 वीडियोस अपलोड करूं, 4 लेक्चर अपलोड करूं इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जरूर करेंगे इसे। सो इकोनॉमिक्स को हम गो थ्रू करते हैं। जो पहला सेक्शन है आपके पास वो है द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? इस सेक्शन में हम बेसिक टर्म सीखेंगे। लाइक जाहिर सी बात है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स है क्या, किन चीजों के गिर्द घूमती है, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। लाइक नीड क्या होती है, वांट क्या होती है, उसके अलावा जब चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं तो उनके लिए कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। क्या शेख चिल्ली की तरह ख्याल करने से चीजें प्रोड्यूस हो जाएंगी? नहीं सर। चीजें प्रोड्यूस करनी है, कुछ चीजें चाहिए होंगी, लेबर चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा, आपको जो है नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी, वो बंदा चाहिए होगा जो इन तीनों चीजों को लेके चले। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, कोई चीज प्रोड्यूस करनी है उसके लिए क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। इकोनॉमिक एंड फ्री गुड क्या होता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि आगे जाके आप सीखेंगे नीड क्या होती है, वांट क्या होती है, डिमांड क्या होता है। वो सिर्फ एंड सिर्फ इकोनॉमिक गुड के गिर्द घूम रहा होता है, फ्री गुड के गिर्द नहीं घूमता। इकोनॉमिक्स में ज्यादातर हम इकोनॉमिक गुड्स को डिस्कस करते हैं, फ्री गुड्स को डिस्कस नहीं करते। जैसे एयर हो गई, सनलाइट हो गई, ये फ्री गुड है, ठीक है ना। ये एयर हो गया, सनलाइट हो गई, ये फ्री गुड है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो हम इंशाल्लाह इसके अंदर सीखते जाएंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलावा हम ये इंपॉर्टेंट टर्म सीखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम लाइफ में जो भी फैसले करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई मुझे क्या मिल रहा है। जॉब मिल रही है तो 60,000 सैलरी है, हम बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हम खो क्या रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होता है कि आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी लूज की किसी काम को करने के लिए, या किसी जगह पे वक्त देने के लिए, या कोई पैसा किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहीं और भी लग सकता था। तो कहीं और लगता तो आपको क्या फायदा होता, कहीं और लगता तो आपको कितनी इनकम जनरेट होती, कहीं और लगता तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो क्या बेनिफिट्स आपने खोए। ये कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे, बाकायदा इन डिटेल में जाएंगे। उसके अलावा हम आगे जाएंगे तो उसके अंदर हम सीखेंगे एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। एक मॉडल है जिसके जरिए आप इकोनॉमिक्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब चीजों का कम होना। अब चीजों का कम होने से मुराद ये नहीं कि चीजें बिल्कुल कम है, चीजों का कम होने से मुराद ये है कि लोगों की डिमांड के मुकाबले में, जिस तरीके से लोग डिमांड कर रहे हैं उसके मुकाबले में चीजें कम है। तो ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में, इस मॉडल में हम ये सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि स्कार्सिटी कैसे अराइज होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे अराइज होती है, लोग जब कोई काम करने जाते हैं तो बहुत सारी चॉइसेस होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, ये हम इस मॉडल के अंदर सीखेंगे। तो ये आपका सेक्शन 1 है, ठीक है ना बेटा। ये जो सेक्शन 1 है ये बेसिक्स के ऊपर है। अगर कोई सवाल इसमें से आता है तो वो सिंपल आते हैं, डेफिनेशन की हद तक सवाल होते हैं या एक्सप्लेनेशन की हद तक सवाल होते हैं, जैसे 4 मार्क्स के सवाल होते हैं। ज्यादा बड़े क्वेश्चन इस सेक्शन से नहीं आते, लेकिन इसका पढ़ना जरूरी है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे जितनी भी इकोनॉमिक्स है वो इस पे बेस कर रही है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा जो मेन काम है वो है क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इसके अंदर हम क्या नाम है बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो एक हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इसकी नॉलेज पढ़ेंगे। हमारा जो पूरी इकोनॉमिक्स है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अराउंड कोई 3 सेक्शंस हैं, और एक को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अराउंड 3 सेक्शंस हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट में कहूंगा कि कम लेवल पर, कम सतह पर, लाइक फॉर सपोज हमारे पास जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो एक होती है गवर्नमेंट, एक होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से मुराद जो आम कंज्यूमर है, आम बंदा है वो। एक होता है हमारे पास फर्म्स, बिजनेसेस जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लाइक मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूँ तो स्टूडेंट क्या है, कंज्यूमर है। स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल क्या है, फर्म्स है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है हमारे पास वो क्या है, वो एक गवर्नमेंट है। तो ये 3 एजेंट होते हैं। तो फर्म्स की सतह पर कि फर्म्स के क्या क्या डिसीजन होंगे, फर्म्स किस तरह बिहेव करेगी। बंदे की सतह पे, हाउस होल्ड की सतह पे कि वो क्या क्या करेगा, किस टाइम पे किस तरह रिएक्ट करेगा, ये हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जबकि गवर्नमेंट की सतह पे
बड़े सतह पर इकोनॉमी लेवल पर चीजों को देखना, वो हमारे पास कहलाता है क्या नाम है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा ओ लेवल का कोर्स है, इसमें 3 के करीब सेक्शंस आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को इन डेप्थ पढ़ना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, चीजें उसमें टेक्निकल होती है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आसान है और काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस अगर मैं इस तरीके से बताऊं कि लाइक किसी एक चीज की प्राइस बढ़ती है, फॉर सपोज हम लीमू की बात करते हैं, लीमू की प्राइस बढ़ती है, तो लीमू की प्राइस बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी कंज्यूमर की डिमांड पे? लीमू की प्राइस बढ़ने पे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोग जो है डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ये हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और किसी मुल्क की हम बात करते हैं, तो मुल्क की जब हम बात करते हैं या इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, तो फिर हम एक चीज की प्राइस नहीं देखते, फिर पूरे ओवरऑल गुड्स की प्राइस देखते हैं। उसको हम प्यार से कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? ओवरऑल प्राइसेस बढ़ जाना। तो ओवरऑल चीजों की कीमतें क्यों बढ़ती है, उनके पीछे क्या रीजन है और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, कोई एक बिजनेस है, एक बिजनेस ग्रो करता है, एक फर्म है, एक स्कूल है, वो ग्रो करता है, दूसरे स्कूल को टेक ओवर कर लेता है या अपनी नई ब्रांच खोल लेता है, तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, वो क्यों ग्रो करना चाहेगा, ये हम पढ़ेंगे किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम किसी मुल्क की बात करते हैं तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जब वो ग्रो करता है, उसकी इनकम बढ़ती है, तो वो कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन होंगे, उसके पीछे क्या इम्पैक्ट होंगे, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरीके से एक वर्कर है, उसको निकाल दिया बिजनेस ने, रिडंडेंट कर दिया, ठीक है ना, या उसको डिसमिस कर दिया, उसके पीछे क्या रीजन होंगे, उस वर्कर का क्या रिएक्शन होगा, वो ट्रेड यूनियन के पास जाएगा, वो कोर्ट के पास जाएगा, किस तरह रिएक्ट करेगा, स्ट्राइक करेगा, क्या बिहेवियर होगा उसका, ये हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। उसकी वेजेस क्या होंगी, उसकी तनख्वाह क्या होगी, ये हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब किसी मुल्क की हम बात करते हैं या इकोनॉमी लेवल की बात करते हैं या गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ ओवरऑल हम पढ़ते हैं, ओवरऑल हम पढ़ते हैं वर्कर्स का निकल जाना, वर्कर का जॉबलेस हो जाना, जिसको हम प्यार से कहते हैं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। वहां हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, ठीक है ना बेटा। ठीक है, जस्ट मैंने एक सिंपल आपको एक क्या कहते हैं, एक सिंपल एक जो है आउटलाइन दी है, चीजें हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास इसके अंदर आएगा मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइक डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होता है। वैसे हम सब लोग बोलते हैं ख्वाहिश, किस चीज की ख्वाहिश करना है क्या कहलाता है, डिमांड कहलाता है। इकोनॉमिक्स ऐसी नहीं है। इकोनॉमिक्स में चीजों की बकायदा एक टेक्निकल टर्म होती है, उसकी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है। हर ख्वाहिश डिमांड नहीं कहलाती। अब कौन सी ख्वाहिश डिमांड कहलाएगी, कौन सी ख्वाहिश नीड कहलाएगी, कौन सी ख्वाहिश वांट कहलाएगी, ये हम इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इसमें डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस पूरे सेक्शन में एलोकेशन रिसोर्सेज के अंदर डिमांड क्या होता है, डिमांड अगर बढ़ती है तो उसके पीछे क्या रीजन है, किसी भी गुड्स की, दूध की डिमांड अगर बढ़ती है तो क्या रीजन होते हैं, कम होती है तो क्या रीजन होते हैं। उसके अलावा सप्लाई, कि चीजें मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है, कम अवेलेबल है, उनकी सप्लाई ज्यादा है या कम है, इसके पीछे क्या रीजन है, सप्लाई किसे कहते हैं। उसके अलावा हम सबको पता है डिमांड एंड प्राइस का क्या बिहेवियर है। लाइक आप सबको पता है प्राइस अगर बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है चीजों की, प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है और इस तरह बिहेवियर क्यों होता है कि प्राइस बढ़ने पे चीजों की क्या नाम है, डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होने पे चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये हम इंशाल्लाह इस सेक्शन में पूरा पढ़ेंगे। उसके अंदर एक इसके अलावा हमारे पास चीजों को कैसे देखना है, इकोनॉमी को कैसे चलाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस करना है। इसके लिए जाहिर बात है एक इकोनॉमिक सिस्टम होगा, एक प्रॉपर डिसिप्लिन होगा, एक प्रॉपर सिस्टम होगा। तो हमारे पास एक होता है प्लान्ड इकोनॉमी, एक होता है क्या नाम है, मार्केट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स इकोनॉमी। उनके बारे में भी हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी क्या होती है कि अगर किसी एक फैक्टर में चेंज आता है, ठीक है ना, तो दूसरे फैक्टर में कितना परसेंट चेंज आएगा। लाइक मैं शॉर्ट आपको एक बात बता दूं, लाइक प्राइस में, लाइक दूध की प्राइस जो थी वो 100 थी, अब 70 हो गई, मतलब 30% कम हो गई दूध की प्राइस, 30% कम हो गई। तो हम सबको पता है जब प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन डिमांड कितनी बढ़ेगी, 30% से ज्यादा बढ़ेगी, 30% से कम बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत कम बढ़ जाएगी, वो जो इंटेंसिटी है
वो जो मैग्नीट्यूड है चेंज होने का, ये हम सबको पता है कि जब प्राइस गिरती है डिमांड बढ़ जाती है, सबको पता है। लेकिन डिमांड में जो फर्क है वो कितना परसेंट होगा, वो प्राइस से ज्यादा होगा या प्राइस से कम होगा। लाइक मैं अगर एक सिंपल बात करता हूँ, मोबाइल फोन्स जो होते हैं उनकी जब प्राइसेस गिरती है 30% या 50% उनकी प्राइस आप गिराते हैं तो डिमांड में ज्यादा फर्क आता है, ठीक है ना। जबकि उसके अगेंस्ट अगर आप बात करते हैं मिल्क की या टमाटर की बात करते हैं, टमाटर 200 रुपए किलो से 20 रुपए होता है, ठीक है ना, 200 रुपए किलो से 20 रुपए हो गया, बल्कि 5 रुपए किलो भी नजर आया। तो टमाटर की डिमांड पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, टमाटर की डिमांड तकरीबन वही होती है। ऐसा नहीं कि घर में अगर रोजाना आधा किलो टमाटर यूज होता था, अब टमाटर हो गया क्या नाम है 20 रुपए किलो, तो उस घर में 10 किलो टमाटर यूज होगा, ऐसे नहीं। टमाटर के हिसाब से या मिल्क के हिसाब से या आटे के हिसाब से या चीनी के हिसाब से इतना चेंज नहीं आता, वो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते प्राइस की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम जाके इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। तो ये हमारे हो गए 2 सेक्शंस। अब तीसरे सेक्शन, अच्छा इसमें एक बात और है कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर जब हम लोगों के हाथ में चीजें दे दें कि वो खुद सोचे क्या बनाना है, वो खुद सोचे कैसे बनाना है, वो खुद सोचे किसके लिए बनाना है, गवर्नमेंट का बिल्कुल भी अमल दखल नहीं है, हर बंदा हर बिजनेस अपने हिसाब से सोचे। तो जाहिर बात है जब इस तरह हम काम करेंगे तो कुछ फेलियर भी होंगे, इस तरह हम काम करेंगे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, वो हम पढ़ेंगे मार्केट फेलियर के अंदर। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास तीसरा सेक्शन आता है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मनी के बारे में पढ़ेंगे, मनी किसे कहते हैं, बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइक हमारे पाकिस्तान में दो तरह के बैंक होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल बैंक और एक होता है हमारे पास सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सारे बैंकों की माँ होती है, जो सारे बैंकों को चला रही होती है, ठीक है। पाकिस्तान में उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, इंडिया में उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, हर मुल्क का अपने हिसाब से, कहीं फेडरल बैंक भी कहलाता है, ठीक है, कहीं रॉयल बैंक भी कहलाता है। तो स्टेट बैंक एक ही होता है। सो पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो कहलाता है सेंट्रल बैंक, वो सारे बैंकों को संभाल रहा होता है, सारे निजाम को संभाल रहा होता है पैसे के हवाले से। इस तरह बाकी होते हैं कमर्शियल बैंक, मीजान बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, ये कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक का काम क्या है, सेंट्रल बैंक का काम क्या है, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। हाउस होल्ड है, एक बंदा है, वो किस तरह स्पेंडिंग करता है, उसकी स्पेंडिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सेविंग क्यों करता है, वो बोरोविंग क्यों करता है, उसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं, ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें। और इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर वर्कर है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर की तनख्वाह में और एक फार्मर की तनख्वाह में फर्क होता है। ऐसा क्यों है, एक पायलट की तनख्वाह में और इसी तरीके से एक आम बंदे की तनख्वाह, कारपेंटर की अर्निंग में फर्क होता है, ऐसा क्यों है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर वर्कर के पीछे एक फोर्स होती है जो वर्कर की बार्गेनिंग पावर में मदद करती है, एक वर्कर की एक यूनियन होती है, एक तंजीम होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या होती है, इसके क्या पर्पज होते हैं और इसका काम क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेसेस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, हाउस होल्ड के साथ साथ बिजनेसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, इसके अलावा स्मॉल बिजनेसेस कौन से होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो छोटे ही रहते हैं, बड़े नहीं होते। लाइक आपके पास जो ये मोची वाला काम है, जो मोची का काम है, ये बड़े लेवल पे नहीं होता, बिल्कुल स्मॉल लेवल पे होता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे बिजनेस हैं जो छोटे लेवल पे ही काम करते हैं, बड़े लेवल पे काम नहीं करते। हेयर ड्रेसर के पास चले जाएं, वो छोटे लेवल पे ही काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है, बहुत सारे बिजनेस क्यों छोटे रहते हैं, इस तरीके से बहुत सारे बिजनेस ग्रो करते हैं, वक्त के साथ साथ बढ़ जाते हैं। एक स्कूल है, एक ब्रांच, उसकी 2 ब्रांचेस हो गई, 3 ब्रांचेस हो गई, बड़े हो गए वक्त के साथ साथ। तो ऐसा ये क्यों करते हैं, क्यों ग्रो करते हैं बिजनेस, इनको क्या फायदे होते हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फर्म्स का, कि जब कोई बिजनेस कर रहा होता है तो बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो चाहे लेबर को यूज करें चाहे मशीनरी को यूज करें। अगर हमारी प्रोडक्शन के अंदर मशीनरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, लाइक जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, इनके पास मशीनरी का यूजेज ज्यादा है, सारा काम मशीनरी पे चल रहा होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप चले जाएं टेक्सटाइल के अंदर, आप हैंडीक्राफ्ट में चले जाएं, सिंध के अंदर हाला वगैरह के अंदर कपड़ों पे कढ़ाई वगैरह का काम होता है, वो हाथ से होता है। तो कई कई काम लेबर इंटेंसिव होता है, कई काम मशीनरी पे होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के दरमियान फर्क समझेंगे। उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि एक फर्म होती है, एक बिजनेस होती है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है, वक्त के साथ कॉस्ट बढ़ती है कम होती है, ऐसा क्यों होता है, एंड उसके जो रेवेन्यू है, उसकी जो इनकम है, उसका कैपिटल है, ये हम सीखेंगे। तो ये आपके जो 3 सेक्शंस हैं ये उसके ऊपर है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। इसके अंदर हम ये भी सीखेंगे मोनोपोली क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। लाइक आपने बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे जिनकी मोनोपोली होती है। लाइक हैदराबाद में बॉम्बे बेकरी का एग्जांपल ले लें तो उसकी मोनोपोली है केक के अंदर, मतलब उसके पास 50% मार्केट शेयर उसके पास है। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इम्तियाज गनी, गनी गिलास जो है, जो आपकी टोयोटा हो गया, आपकी बहुत सारी कार्स वगैरह हो गई, उनके अंदर जो क्या नाम है ग्लासेस यूज होते हैं, जो शीशा यूज हो रहा होता है, वो गनी गिलास का है। गनी गिलास पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मोनोपोली रखता है। अब तो माशाल्लाह आ गए उसके कॉम्पिटिटर्स, लेकिन एक वक्त था कि वो पाकिस्तान में अपनी मोनोपोली रखता था। तो मोनोपोली बिजनेसेस क्या होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, और बहुत सारे बिजनेस जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रहे होते हैं। लाइक सब्जी की बात कर लें, सब्जियों के रेट आपको तकरीबन सब जगह सेम मिलेंगे। तो ये सारे सब्जी वाले बिजनेस जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। 100% तो नहीं, करीब करीब, 100% तो नहीं, करीब करीब। तो ये क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर थर्ड सेक्शन में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम फोर्थ सेक्शन की तरफ। तो ये 3 सेक्शन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत अच्छे तरीके से जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर जाके आपकी पूरी बेस बनेगी। जितने अच्छे तरीके से आप ये 3 सेक्शन समझ लेंगे, आपका आगे का काम आसान हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर 3 सेक्शन है, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है क्या नाम है, पहला सेक्शन गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है, गवर्नमेंट के एम्स क्या होते हैं। लाइक गवर्नमेंट के बहुत सारे एम होते हैं, लाइक बेरोजगारी कम करना, महंगाई को एक खास लेवल पे रखना, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना, वक्त के साथ साथ अपने इनकम को बढ़ाना, ठीक है। उसके अलावा बैलेंस रखना कि गरीबों और अमीरों के दरमियान जो फर्क है वो ज्यादा ना हो। ऐसा नहीं हो गरीब बहुत ज्यादा हो जाए और अमीर जो है कुछ लोगों के पास ठीक ठाक दौलत हो। लाइक दुनिया के अंदर अगर आप जो अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त उठाएंगे, जो अमीर तरीन टॉप 1000 जो लोग आते हैं, उनके पास पूरी दुनिया का अराउंड 70% उनके पास पूरी दुनिया की इनकम का शेयर उनके पास पड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट का एक एम ये होता है कि जो हमारे पास पुअर है, रिच है, इनके दरमियान डिफरेंस कम से कम, गरीब गरीब तर नहीं हो जाए और अमीर जो है अमीर तर नहीं हो जाए, ठीक है। अब इन एम्स के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट टूल्स यूज करती है, डिफरेंट तरीके यूज करती है। फिस्कल पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन शॉर्ट जो आपका बजट होता है, जो आपका टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्स लगाना हो गया, वो सारा फिस्कल पॉलिसी में आता है। ये एक तरीका कार है। इस तरीके कार के जरिए गवर्नमेंट चीजों को अचीव करती है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, चीजों को कंट्रोल करती है। लाइक महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका इसमें यूज होता है। रेसेशन आ गया है, लोग जो है डिमांड कम कर रहे हैं चीजों की, बिजनेस बंद हो रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए ये टूल यूज कर रहा होता है। तकरीबन गवर्नमेंट के पास 2 के करीब टूल होते हैं, ठीक है ना। उसमें एक फिस्कल पॉलिसी आ जाता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी आ जाता है। उसके अलावा ये शॉर्ट टर्म टूल होते हैं, मतलब यानी अगर बिजनेस को 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर चेंजेस लेकर आनी हो तो उसके लिए वो यूज कर सकता है। लॉन्ग टर्म में आगे जाके 5 साल बाद 6 साल बाद आपको हाई लेवल पे चेंज लेकर आने हो और लॉन्ग टर्म चेंजेस लेकर आने हो जो देर तक रहे, उसके लिए फिर एक अलग टूल यूज करती है। तो एक हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम पढ़ेंगे, टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर किस तरह बनाती है, कैसे अनाउंस करती है, उसके लिए किस तरह प्लानिंग होती है, ये हम सीखेंगे, ठीक है। टैक्स क्या होता है, टैक्स की क्या किस्में होती है, ये हम सीखेंगे। उसके अलावा हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है। लाइक मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट जो है चीजों अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट टूल यूज कर रही होती है शॉर्ट टर्म में। एक को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, एक को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हम ये सीखेंगे, जो बैंक होते हैं उन जैसे सेंट्रल बैंक है, उसका काम होता है पैसों का कंट्रोल करना, कि मार्केट में ऐसा नहीं हो कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए। मतलब जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, वो खर्च ज्यादा करेगी, वो खर्च ज्यादा करेंगे तो आगे जाके दूसरों को पैसा मिलेगा, दूसरे भी खर्च ज्यादा करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इन पैसों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जो पैसों की सर्कुलेशन है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रही होती है। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म में अगर इन चीजों को कंट्रोल करना हो, इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम करनी हो, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी हो लॉन्ग टर्म में, मतलब उस ये जब मेजर्स लेंगे सप्लाई साइड पॉलिसीज वाले, ये जब स्टेप्स लेंगे आप लोग, तो उसके इम्पैक्ट जल्दी नहीं आएंगे, इसके इम्पैक्ट देर से आएंगे, 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। जबकि फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पैक्ट जल्दी आ जाते हैं, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद भी आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म पे चेंजेस लेकर आनी हो, लॉन्ग टर्म पे चेंजेस लानी हो, उसके लिए वो क्या यूज करता है, सप्लाई साइड पॉलिसीज यूज करता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। एक कंट्री ग्रो करता है तो वो किस तरीके से ग्रो करता है, उसको कैसे मेजर किया जाता है।
अब इसमें हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें हम पढ़ेंगे आपकी जो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ ये क्या होती है, ये इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे, बेरोजगारी की बहुत सारी किस्में हैं वो सीखेंगे, बेरोजगारी के पीछे क्या रीजंस हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इंशाल्लाह फायदा ही होगा। और मैं पर्सनली बोलूंगा कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे तो अपने आप को अपडेटेड रखें। इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुक्स पढ़नी है, आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, आपने आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, आपने जो है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है वो भी देखनी है। आगे चलते हैं, आगे महंगाई के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक होती है महंगाई और एक होता है चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाना। लाइक एक चीज 100 की थी अब 90 रुपए की हो गई, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, जाके आगे जाके सीखेंगे। इसको हम प्यार से डिफ्लेशन कहते हैं। अगर ओवरऑल गेन करो, पूरे इकोनॉमी लेवल पे करो, तो इन्फ्लेशन हमारे पास महंगाई जो अगर होती है उसके पीछे क्या रीजन है, कितनी टाइप्स है उसकी, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। डिफ्लेशन किसे कहते हैं, ये इसका अपोजिट इन्फ्लेशन का, तो इसकी क्या टाइप्स है, ठीक है, इसके क्या रीजन है, ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास 5वां सेक्शन आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। लाइक बहुत सारे कंट्रीज है ना, हर जगह का लिविंग स्टैंडर्ड नापने का तरीका अलग है। हर जगह का लिविंग स्टैंडर्ड मेजर करने, हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हर जगह का लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे मेजर कर सकते हैं ये हम इसके अंदर सीखेंगे। पॉवर्टी, गुर्बत हो गई, गुर्बत किसे कहते हैं, ठीक है ना। हमारे पास गुर्बत में भी किस्में होती हैं, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसकी किस्में सीखेंगे, गुर्बत को कैसे कम किया जा सकता है। इंशाल्लाह जब हम सीखेंगे तो उस पर पाकिस्तान लेवल पे भी काम करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, पॉपुलेशन हो गया। लाइक बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पॉपुलेटेड है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में भी ज्यादा है, चाइना में भी ज्यादा है। लेकिन चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा होने का उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने अपनी लेबर को इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी लेबर से क्या किया, काम लिया। यानी पूरी दुनिया के अंदर चाइना की जो लेबर है वो सबसे ज्यादा स्किल्ड मानी जाती है। इसलिए सारी दुनिया जो भी असेंबलिंग करनी होती है मोबाइल की, लैपटॉप की, सब वहां भाग रहे होते हैं, चाइना भाग रहे होते हैं। सो पॉपुलेशन ज्यादा, पॉपुलेशन क्यों ज्यादा होती है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस उसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ये हम सीखेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, मैं चीजें शॉर्ट कर लेता हूँ। हम इंटरनेशनल ट्रेड सीखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में हम ये सीखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में हम ये सीखेंगे जैसे एक्सचेंज रेट आपका होता है। हमारे पास डॉलर जो है, फॉर सपोज हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो डॉलर मैंने कहा 2 साल पहले, 3 साल पहले 108 के बराबर था, आज कितना हो गया, 161 हो गया। सो ऐसा क्यों हुआ, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे तय किया जाता है कि $1 कितने रुपीस के बराबर होगा, पूरी दुनिया में ट्रेड कैसे की जाती है, ये हम इस सेक्शन में सीखेंगे। इसी तरीके से जब हम ट्रेड करते हैं, हम बिजनेसेस करते हैं, तो जाहिर बात है बहुत सारे मुल्क जो है वो परेशान होते हैं। वो बोलते हैं अगर हम बाहर से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारी अपनी मुल्क की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, उसकी सेल कम हो जाएगी। तो उसके लिए प्रोटेक्शनिज्म यूज करते हैं, टैक्स लगाते हैं, उसके लिए क्या नाम है अपना एम्बार्गो लगाते हैं, उसके लिए क्या नाम है एग्रीमेंट्स, वो क्या नाम है अपना डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा कर देते हैं, उसके लिए क्या नाम है डिफरेंट वो तरीके यूज करते हैं ताकि बाहर की जो चीजें वो हमारे पास कम से कम आए, इम्पोर्ट हमारे पास कम से कम हो। तो क्या नाम है, एक होता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड में ये होता है कि कोई भी क्या नाम है कोई भी मेजर्स नहीं किए जाते, कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाती, आप आराम से एक मुल्क दूसरे मुल्क को सामान बेच सकता है, वहां से मंगवा सकता है। तो फ्री ट्रेड क्या होती है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, और प्रोटेक्शनिज्म कि जब आप इम्पोर्ट्स पे पाबंदियां लगा रहे हो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसके क्या तरीका कार होते हैं, हम सीखेंगे इसके अलावा। और एक्सचेंज रेट की मैंने आपसे बात की थी, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये हम सीखेंगे। एंड उसके अलावा हमारे पास जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से, एक मुल्क पूरी दुनिया के साथ जब ट्रेड करता है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है डिफरेंट चीजें एक्सपोर्ट भी करता है, डिफरेंट चीजें इंपोर्ट भी करता है, तो जाहिर बात है कि जो लेन देन है सारा डॉलर में होता है, तो इनको अपना सारा हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ता है कि हमारे पास जितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा हमारे पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, जितना पैसा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, उसका भी एक अकाउंट होगा ना। उस अकाउंट को उस अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। उस अकाउंट में किस तरीके से चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, उस अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या नाम है करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम सीखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, करंट अकाउंट क्या होता है, ये हम सारा इसके अंदर सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही सही है, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया सिलेबस का। नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे, मैं आपको जो पहला सेक्शन है वो स्टार्ट करवा दूंगा एंड पेपर पैटर्न भी आपको सिखा दूंगा।
पेपर पैटर्न मैं आज ही आपको सिखा देता, लेकिन मुझे एक इमरजेंसी आ गई है तो मुझे जाना पड़ रहा है। मैं अभी सिर्फ यहीं तक रख रहा हूँ। आप लोग क्या नाम है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूंगा, आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में पेपर पैटर्न भी बता दूंगा, और उसके अलावा आप लोगों को जो है एक जो पहला सेक्शन है वो भी स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।